कंपटीशन कैंपस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड हिस्ट्री में क्षेत्रीय राजवंश। काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिहाज से और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। आप खुद यदि पढ़े होंगे इसको तो देखे होंगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है, आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर हम सारी चीजों को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने का कोशिश करेंगे ताकि आपको दोबारा कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आप जितना अधिक लाइक कमेंट शेयर करेंगे उतना ही अधिक हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो हम अपलोड कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं सभी लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा। ये झारखंड हिस्ट्री है, थोड़ा सा नया चीज है यहाँ पे, तो हम इसको आराम से ही पढ़ेंगे। यदि किन्हीं को स्लो लगे तो आप चाहें तो वीडियो का स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। आप राइट कॉर्नर में जाइए, वहां पे 3 डॉट में क्लिक करिए, वहां से आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात ध्यान रखें कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। आपको प्ले स्टोर में नहीं जाना है, आपको कंपटीशन कैंपस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट का वीडियो पड़ा हुआ है, उन सारे वीडियो को आप देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। चलिए देखते हैं हमारा जो झारखंड है उसमें जो हमारे क्षेत्रीय राजवंश है। क्षेत्रीय राजवंश कहने का मतलब होता है कि जिन राजाओं का शासन झारखंड के क्षेत्रों में रहा था, जो स्थानीय रूप से या जो भी कहें झारखंड के रहे थे, तो जो झारखंडी राजा थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मुंडा थे, इन्होंने राज्य निर्माण का कार्य शुरू किया था। राज्य निर्माण का कार्य शुरू करने वाले कौन है? मुंडा जनजाति। उसके बाद और कई राजवंश स्थापित हुए, जिसमें कि आपका छोटा नागपुर खास का नागवंश, दूसरा आपका पलामू का रक्सैल वंश, सिंहभूम का सिंह वंश, मानभूम का मानवंश, उसके बाद आपका रामगढ़, फिर खड़गडिया, फिर पंचेत। और ध्यान रखना है पलामू के बाद पलामू पर चेरो वंश का शासन रहा था। तो इतने सारे चीज का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, लेकिन एक ही वीडियो में पॉसिबल है नहीं। फिलहाल हम लोग जो है आज इस छोटा नागपुर खास का नागवंश की चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 64 ईस्वी को हुई और ये चला 1951 ईस्वी तक। तो आप देख सकते हैं काफी लंबा समय है और कई इतिहासकार इसे सबसे लंबा कार्यकाल वाला वंश मानते हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर के इतिहास में इसकी विशेष कुछ चर्चा मिलती है नहीं, लेकिन जब हम लोग झारखंड जीएस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मुंडा राज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर नागवंशी में आएंगे। हम आपको क्या बताए थे कि झारखंड में राज्य निर्माण का कार्य किसने शुरू किया? मुंडाओं ने। और मुंडाओं का नेता था ऋचा मुंडा। इसने क्या किया? तो सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना। कुछ लोग बोलेंगे सर नेता ये तो शासक ये कैसे? ठीक उसी तरह से जिस तरह से सोनिया गांधी नेता थी लेकिन पीएम कौन बने थे? मनमोहन सिंह, यदि आपको याद हो। ठीक उसी तरह से ऋचा मुंडा नेता थे लेकिन शासक कौन बने? सुतिया पाहन, ये राजा बने। और इन्होंने नए राज्य का नाम रखा सुतिया नागखंड। सुतिया इनके नाम पर और नागखंड इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत अधिक नाग पाए जाते थे। नाग सांप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, इन्होंने अपने राज्य को 7 गढ़ और 21 परगना में डिवाइड किया। यदि आप इसमें कंफ्यूज कर रहे हो तो जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट होता है अभी और डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक होता है, ठीक उसी तरह से गढ़ और परगना हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर हम 7 गढ़ का नाम देख सकते हैं। लोहागढ़, लोहरदगा आज भी है। पालनगढ़, पलामू आज भी है, सभी लोग जानते होंगे। एग्जाम में ये भी पूछ देता है पलामू का पुराना नाम क्या है? पालनगढ़ हो जाएगा। उसके बाद आपका मानगढ़, मानभूम, धनबाद का क्षेत्र मानभूम कहलाता है, ध्यान रखेंगे। सिंहगढ़, सिंहभूम। केसलगढ़ की कोई जानकारी मिली नहीं तो आप रटिए। उसके बाद आपका सुरगुमगढ़, तो सुरगुज्जा ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और हजारीबाग तो सभी लोग जानते ही होंगे, हजार बागों का शहर कहा जाता है। अब ध्यान रखना है जो मुंडा शासक थे उसमें से अंतिम मुंडा शासक हुए कौन? मदरा मुंडा। ये मुंडाओं का अंतिम शासक। अब यहाँ पर एक लोक कथा, इसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा। हुआ क्या, पुंडरीक नाग एक नाग थे। इसने मनुष्य का रूप धारण करके जो है वो वाराणसी आए और वाराणसी में आकर के पार्वती ब्राह्मण कन्या थी ये, इनसे विवाह किया और इनसे जो है पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्हीं का नाम है फनी मुकुट राय। ध्यान रखिए कहानी कुछ ऐसा है कि पुंडरीक नाग मनुष्य का रूप धारण किए थे, लेकिन इनको जो है एक तरह से कह सकते हैं वरदान टाइप का था कि ये अपना पहचान जो है छुपा करके रखते थे। इनको अपना पहचान छुपा करके रखना था। जब पुत्र की प्राप्ति होनी थी, जब पार्वती को प्रसव पीड़ा हुई, पेट में जब दर्द हुआ, तो पार्वती ने बोला कि आप अपनी पहचान बताइए, पूरा आपका पहचान क्या है? तो पुंडरीक नाग अपना पहचान बता दिए और जैसे ही पहचान बताए वैसे ही ये मनुष्य नाग बन गए। समझ रहे हैं? मनुष्य क्या बन गए? नाग बन गए और ये तालाब में जाकर के समा गए। पिठोरिया में ये घटना हुआ था, रांची पिठोरिया में। ठीक है, अब जब समा गए कुछ देर के बाद जो है वो फनी मुकुट राय का जन्म हुआ और जन्म के बाद पार्वती का भी जो है वो निधन हो गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि फनी मुकुट राय के जन्म होते ही पुंडरीक नाग भी और पार्वती भी दोनों का ही अंत हो गया। ठीक है, और जो मदरा मुंडा थे इन्होंने गोद ले लिया फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय को गोद ले लिया। ठीक है, और जो फनी मुकुट राय है इन्होंने ही एक नए वंश की स्थापना की जिसको हम लोग नागवंशी कहते हैं और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
अब देखिए नागवंशी वंश की बात करते हैं तो स्थापना करने वाले फनी मुकुट राय हो जाएंगे। स्थापना का जो वर्ष है कुछ इतिहासकार 64 मानते हैं, कुछ 68 मानते हैं और कुछ 83 मानते हैं। एग्जाम में पूछा तो तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। और जो अंतिम राजा हुए जो कि 62वें नंबर के राजा थे वो चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव। इन्हीं के समय में हुआ क्या, तो 1951 ईस्वी में भारत सरकार ने सभी राजाओं के अधिकार को समाप्त कर दिया। और आप ध्यान रख लेंगे कि जो चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव हैं, इन्हीं के फैमिली से ही जुड़े हुए अजय नाथ शाहदेव जो कि हटिया से एमएलए भी रह चुके हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जानते हैं, फनी मुकुट राय के बारे में। देखिए इन्हें आदि पुरुष कहा जाता है। इनका जो विवाह है वो आपका पंचेत राज घराने से हुआ था, पंचेत राज घराने से। और इसकी मदद से जो है, मतलब पंचेत की मदद से इन्होंने क्या किया, फनी मुकुट ने क्योंझर के राजा को पराजित किया। क्योंझर वर्तमान में जो है आपका उड़ीसा में पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे था कि जो आपका फनी मुकुट राय है, इन्होंने गैर जनजातियों को भी अपने राज्य में आश्रय या कहें शरण देना शुरू किया और भाव राय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। दीवान को पीएम टाइप का समझ सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया था और सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण कराया था। उसके बाद जो राजा बने, फनी मुकुट राय के बाद जो राजा बने वो आपका मुकुट राय, फिर आपका धट राय, फिर आपका मदन राय और फिर आपका प्रताप राय। कितने नंबर के राजा हो जाएंगे, 5वें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। कहीं कहीं ये आपको चौथा भी मिलेगा तो उससे आप मत परेशान होइएगा। प्रताप राय ने क्या किया, तो राजधानी को सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित कर दिया। ध्यान रखिएगा, सुतियांबे जो आपका कांके ब्लॉक में पड़ता है, वहां से चुटिया स्थानांतरित कर दिया। चुटिया अभी भी है, रांची में पड़ता है। ठीक है, प्रताप राय ने। उसके बाद जो है आपका भीमकर्ण एक राजा थे, इन्होंने खुखरा ले गया। खुखरा जो है आपका बेड़ो ब्लॉक में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपका नागवंशी शासक दुर्जन शाह, इन्होंने अपनी राजधानी डोईसा ले गई। डोईसा आपका जो है गुमला में पड़ता है। फिर आपका यदुनाथ शाहदेव, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया पालकोट को, ये भी गुमला में पड़ता है। फिर आपका जगन्नाथ शाहदेव, तो इस समय राजधानी हुआ करती थी पालकोट भैरव, ये भी आपका गुमला में ही पड़ेगा। और फिर उदयनाथ शाहदेव ने 1872 ईस्वी में रातूगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और अभी भी रातूगढ़ में बहुत सारा किला दिखाई देता। अब देखिए हम लोग महत्वपूर्ण नागवंशी शासकों की बात करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री का ज्ञान होना जरूरी है। हम सभी लोग पढ़ चुके हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। यह भारत पर किया गया पहला मुस्लिम आक्रमण था। इसके बाद लगातार जो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण होते रहे, लेकिन मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई कब, 1206 ईस्वी में, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और 1206 से लेकर के 1526 का जो काल है वो दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है। और इस दौरान जो है वो टोटल 5 वंशों का शासन रहा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। और इसके बाद कौन सा वंश आया, तो मुगल वंश। तो मुगल वंश 1526 से आगे। तो हम लोग जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो इसी तरह से, क्या कि दिल्ली सल्तनत के दौरान कौन से नागवंशी शासक थे और इससे पहले कौन से नागवंशी शासक थे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि देखते हैं तो पहला आपका फनी मुकुट राय और दूसरा आपका भीमकर्ण। यहाँ पर पहला चीज आप ध्यान रखेंगे कि भीमकर्ण पहला नागवंशी शासक था जिन्होंने राय के स्थान पे कर्ण की उपाधि लेनी शुरू की। देख सकते हैं इससे पहले सभी राय हुआ करते थे और इन्होंने कर्ण की उपाधि ली। और उसके बाद जो हम लोग कर्ण आगे देखेंगे। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण घटना था कि इन्हीं के समय में जो है रक्सैलों ने, ये सुरगुजा के रहने वाले थे, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो वहां के जो रक्सैल राजा थे इन्होंने जो है वो आपका नागवंशी शासक पे आक्रमण किया। लेकिन हुआ क्या कि उल्टा पड़ गया, आक्रमण किया लेकिन हार गया। जो भीमकर्ण थे इन्होंने बुरी तरह से पराजित किया बरवा की लड़ाई में। ठीक है, और पराजित करके रक्सैलों को पूरा लूटे और जो बरवा और टोरी का जो क्षेत्र है वो अपने राज्य में शामिल कर। इसके बाद की बात करें तो ध्यान रखिएगा 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी, इसने बंगाल पे आक्रमण किया था। और बंगाल जाने के लिए इसने जो है झारखंड के रास्ते का ही प्रयोग किया था। झारखंड पे आक्रमण नहीं किया, बस झारखंड से होकर के गुजरा। ठीक है, ध्यान रखना इस समय नागवंशी शासक हरिकर्ण काफी शक्तिशाली था, इसलिए भी जो है वो झारखंड पर आक्रमण नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका शिवदास कर्ण 1401 ईस्वी, इन्होंने हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराया गुमला में। ठीक है, ये घटना महत्वपूर्ण घटना है। उसके बाद जो आपका अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दिल्ली सल्तनत में ही खिलजी वंश के अंतर्गत आता है, इसके सेनापति थे छज्जुम अली। इन्होंने जो है वो नागवंशी राजाओं पे आक्रमण किया और नागवंशी राजाओं को टैक्स देने के लिए बाध्य किया। माना जाता है कि इस समय नागवंशी राजा जो है वो बेनुकर्ण थे, लेकिन इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका प्रतापकर्ण। तो ध्यान रखिएगा प्रतापकर्ण को जो है बंदी बना लिया गया था घटवार राजाओं के द्वारा। ठीक है, फिर आपका बागदेव की सहायता से, जो कि खरवार राजा थे, पलामू क्षेत्र में खरवार पड़ता है, जानते होंगे, तो बागदेव की सहायता से जो है इन्हें मुक्ति मिला। ठीक है, जो इन्हें बंदी बना लिया गया था घटवार राजाओं के द्वारा, बागदेव ने जो है मुक्ति दिलाया। ठीक है, और इस समय लोधी वंश चल रहा था दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट आपका देखेंगे छत्रकर्ण। तो इसके समय में जो है आपका चैतन्य महाप्रभु
झारखंड आए थे और झारखंड आकर के यहाँ पे वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किए थे, वैष्णव, ठीक है। और इस बात की पुष्टि होती है कि विष्णु की मूर्ति भी प्राप्त हुई है कोराम्बे से। आप सभी लोग बताएंगे कि ये कोराम्बे कहाँ पर पड़ता है। बहुत हौच-पच ना हो जाए, इसलिए आज के लिए इतना ही।